नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। साथियों, राजस्थान भौतिक प्रदेश का हम आखिरी पार्ट पढ़ रहे थे, राजस्थान के पूर्व के मैदान। और कल की क्लास में हमने जाना कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, किसका विस्तार है, ये किसका भाग है, कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये कौन कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में जानी थी साथियों, लेकिन एक बार हम ब्रीफ में वापस जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि भाई जो राजस्थान के पूर्व के मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ। देखो, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण हुआ, जो नदियां है ना, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण इनका निर्माण हुआ। मतलब जो नदियां जब बह कर आती है, माना कि ये कोई नदी है, ये नदी बहकर आ रही है, तो ये अपने साथ में क्या लाती है, छोटे छोटे कण लेकर आती है। तो इनके जब जमाव होता जाता है ना, तो इनके जमाव से राजस्थान के क्या हुआ, पूर्व के मैदानों का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें कि भाई कौन से काल में हुआ, तो प्लेसिटोसिन काल में इनका निर्माण हुआ। कौन से काल में हुआ, प्लेसिटोसिन काल में। किसमें हुआ, प्लेसिटोसिन काल में इसका निर्माण हुआ। अगर हम वही बात करें कि भाई ये किसका भाग है, तो ये 33 सागर का भाग है। किसका भाग है, ये 33 सागर का भाग है। अगर हम बात करें कि भाई यह 33 सागर का भाग है, उसके बाद में हम बात करेंगे भाई ये जो इसका निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो कैसे हुआ कि भाई दोआब क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ। कैसे हुआ, दोआब क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ, दोआब। अब ये दोआब क्या होता है कि भाई दो नदियों के बीच का क्षेत्र, माना कि ये एक नदी ये जा रही है और एक नदी ये जा रही है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। इस दोआब क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ, राजस्थान के पूर्व के मैदानों का निर्माण हुआ। किसका हुआ, राजस्थान के पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ। इसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई ये किसका विस्तार है, तो ये विस्तार है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का विस्तार है। किसका है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का विस्तार है। कि भाई ये वर्तमान में राजस्थान में इस जो भाग का निर्माण हुआ है पूर्व के मैदानों का, ये कौन सी दो नदियों की वजह से हुआ है। तो अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां कौन सी है, एक तो गंगा है और एक यमुना है। इन दोनों नदियों के बहाव का जो क्षेत्र है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं राजस्थान के पूर्व का मैदान कहते हैं। अगर ये विस्तार कैसे है, तो कल की क्लास में हमने मैप बनाकर जाना था कि ये किस प्रकार से जो भारत का उत्तरी मैदान है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है, ये हमने बात करी थी। इसके बाद में हम राजस्थान के भौतिक जो पूर्व के मैदान है, इसके वर्गीकरण की बात करी कि भाई इसको कितने भागों में बांटा है। तो इसको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा था। एक तो भौतिक दृष्टि से और एक अध्ययन की दृष्टि से। क्या भाई भौतिक दृष्टि से इसमें कितने प्रकार आते हैं, कि भाई चार प्रकार आते हैं। कौन से चार प्रकार आते हैं, देखो। एक तो आता है भाबर, क्या आता है, एक भाबर, एक तराई, एक बांगर और एक खादर। ये चार भाग पढ़े थे हमने कल की क्लास में। ये कौन से आधार पर है, आधार पर है, ये भौतिक दृष्टि के आधार पर है। किसके आधार पर है, भौतिक दृष्टि के आधार पर है। वही अगर हम बात करें कि भाई जो रचना बनावट या अध्ययन की दृष्टि से इनमें कितने भाग है, तो अध्ययन की दृष्टि में भी इसके चार भाग है। अब वो देखो चार भाग कौन से देखो, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। ये चार भाग है इसके अध्ययन की दृष्टि से। किसके, राजस्थान के पूर्व के मैदान के। अगर हमने बात करी थी कल की क्लास में कि भाई भाबर क्या है, तो भाबर जब नदियां पहाड़ों से निकलती है, जब पहाड़ों के ढाल में जो मोटे मोटे शिलाखंड पाए जाते हैं, उन शिलाखंडों के अंदर क्या होती है, नदी अदृश्य हो जाती है। जैसे कि भाई ये नदी है, देखो ये पहाड़ है पहले तो, और ये इस पहाड़ से एक नदी निकल रही है, ये नदी निकली, और यहाँ पर क्या है, रास्ते में बड़े बड़े मोटे मोटे शिलाखंड है, मतलब बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर। तो इसके अंदर जब नदी बहती है तो वो क्या होती है, अदृश्य हो जाती है। क्या होती है, अदृश्य हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती हमें। जब ये अदृश्य हो जाती है तो क्या ये यहाँ पर इतने बड़े बड़े शिलाखंड है, तो क्या यहाँ पर कृषि की जा सकती है, नहीं, यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। तो ये कृषि के लिए क्या है, अनुपजाऊ है। क्या है, अनु उप जाऊ क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि भाई इसके नीचे आने के बाद में नदी कहाँ जाती है, कि ये तराई रीजन में प्रवेश करती है। कौन से रीजन में, तराई रीजन में प्रवेश करती है। अब देखो कि जब नदी यहाँ पर क्या होती है, पुनः प्रकट होती है, जब नदी वापस दिखने लगती है और विस्तार में फैल के इसका बहाव क्षेत्र बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, वही सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सर्वाधिक
वनस्पति पाई जाती है। वही हमने बात करी थी कि भाई यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। कौन सा है, दलदली क्षेत्र है। क्या है, दलदली क्षेत्र है। वही अगर हम और इसमें देखें कि यहाँ पर क्या होती है, नदियां पुनः प्रकट होती है। क्या होती है, पुनः प्रकट होती है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जब तराई रीजन से नीचे नदी पहुंचती है तो कौन से भाग में पहुंचती है, बांगर में पहुंचती है। कौन से में, बांगर में। अब देखो बांगर में कौन सी मृदा पाई जाती है, बांगर में प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वही हम बात करेंगे जो बांगर क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई करने की वजह से जो जमीन है उसके ऊपर क्या आ जाती है, सफेद नमक की परत आ जाती है। जब सफेद नमक की परत उसके ऊपर आ जाती है तो ये मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है। इस वजह से इसे किस किस नाम से जानते हैं, रे कलर, ये इस वजह से नाम से जानते हैं। और क्या है कि ये नदियों का जो तल है उससे क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ का क्या नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। वही अगर हम खादर की बात करें तो खादर में कौन सी मृदा पाई जाती है, नवीन मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, नवीन मृदा पाई जाती है। जब यहाँ पर नवीन मृदा पाई जाती है और ये किसके बराबर है, कि भाई ये जो नदी है उसके तल के बराबर है, नदी के तल के बराबर है। इस कारण से यहाँ पर क्या होती है, बाढ़ सर्वाधिक आती है। यहाँ पर क्या आती है, बाढ़ सर्वाधिक, क्योंकि जब नदी के तल के बराबर ही होगा भाग। अब देखो एक तो भाग है ये नदी है, तो ये इसके जो बिल्कुल पास का जो भाग है ना, ये तो हो गया खादर। और जब ये बिल्कुल यहाँ पर दूर का भाग है वो क्या हो गया, बांगर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो ये इतनी दूरी पर स्थित है तो यहाँ पर क्या बाढ़ का प्रभाव होगा, क्या नहीं होगा। जो इसलिए बांगर क्षेत्र वो कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। मतलब अगर हमने चारों क्षेत्र की बात करी भौतिक दृष्टि से, तो उसमें से कौन सा राजस्थान में स्थित है, सिर्फ बांगर ही स्थित है, बाकी सारे के सारे बाहर स्थित है, मतलब राजस्थान में नहीं है। जैसे हम बात करें कि भाई जो बांगर खादर क्षेत्र है, जो खादर क्षेत्र कहां पर है, ये असम में है। असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर यह खाद्य क्षेत्र पाया जाता है। और ये जो तराई रीजन की बात करें तो तराई रीजन कहाँ पर आता है, कि भाई जो पहाड़ी ढालों के पास, जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो क्षेत्र है ना वहां पर ये पाया जाता है। शिलाखंड, ये बड़े बड़े भाबर कहाँ पाया जाता है, कि ये जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, यहाँ पर यह क्षेत्र पाया जाता है। तो कल की क्लास में ये हमने सारी चीजें बात करी थी साथियों। ये सारी चीजें आज तो आपको क्लियर है एकदम। अगर आपको क्लियर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये सारी चीज समझ में आ गई। मैंने एक एक चीज आपको बताई। जो देखो मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, बाकी और इसका कोई पर्पज नहीं। तो आज हम जानेंगे कि भाई जो पूर्व के मैदान है उसका वर्गीकरण का जो सेकंड पार्ट है, कि भाई अध्ययन की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा है, उनके एक एक भाग को हम आज की क्लास में समझेंगे। साथियों आपने अगर अभी इस क्लास को देखना शुरू करा है तो आज से जितनी भी पहले क्लासें हुई है राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, उससे पहले हमने राजस्थान के जितने भी स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में बात करी, राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में बात करी। तो साथियों पूरी की पूरी आप क्लासों को लो, एक बार सारी क्लासों को पढ़ो और पूरे के पूरे नोट्स आप अपने प्रिपेयर करो। मैं साथियों आपको सारी की सारी चीजें जो आरएस मेंस में पूछी जाती है या राजस्थान के जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें ये चीजें पूछी जाती है, वो मैं सारी की सारी आपकी एक ही क्लास में कवर करवा रहा हूँ साथियों। अब आपके मन में फिर मैं रोज ही एक क्लास में बोलता हूँ कि भाई आप हमसे क्यों पढ़ोगे, क्योंकि YouTube के ऊपर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसने सारा किसी भी कोचिंग संस्थान ने आपको पूरा कोर्स फ्री में प्रोवाइड नहीं करवाया। जो लोग ऐप पर पढ़ाते हैं, जो लोग अपने ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मतलब एक एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब राजस्थान के भौतिक प्रदेश की आज अपनी 19वीं क्लास है, मतलब 19 क्लासों में हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश क्या हुआ, समाप्त हुआ है। तो अब आप सोच लो कि हमने कितना डिटेल में इसका अध्ययन करा है, मतलब एक भी चीज हमने नहीं छोड़ी है। एक एक चीज मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, उसके बाद में एक एक चीज बोर्ड पर लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्या हो सके, याद हो सके। और मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है कि आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें क्या हो, आप क्वालिफाई करो और उसके बाद में आप मेरे को बताओ कि हाँ सर हम लगे, हमने आपसे पढ़ाई करी थी और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हमें प्रोवाइड करवाई है बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल थी। तो हमारे लिए क्या है कि भाई अगर आपने क्लास की शुरुआत कर दी तो सबसे पहले आपका पहला उद्देश्य क्या है कि एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें। भाई आप पूरा देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा, आधे अधूरे बीच में मन से छोड़ के जाओगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। देखो आदमी अपने संसाधनों के अभाव में ना अच्छी अच्छी चीजें खो देता है। कहते हैं ना कि भाई
बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन खो देते हैं, होता है ना ऐसे। जैसे ही आप कोचिंगों के चक्करों में करते हो कि सर के पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, सर तो ऐसे बोर्ड तो पढ़ाते हैं, कभी आप अक्सर साफ नहीं दिख रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ वो तो सुन रहे हो ना, मैं जब बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो आप, वहां पर जरूरी नहीं बोर्ड पे आप इसके हिसाब से लिख सकते हो, भाई आपको वो चीज नहीं दिख रही है लेकिन मैंने बोली तो है ना, उस तरीके से लिख लो। मतलब आप बहाने जो इंसान बनाता है कि भाई संसाधनों के अभाव में कि नहीं मेरे पास में ये संसाधन नहीं, साथियों आपके पास में तो फिर भी आपके पास में एक फोन है, आप उसमें सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है। बहुत सारे लोग एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। मतलब जीवन में आप जो करना चाहते हो ना उसके लिए आपके संसाधन, आपकी जो रास्ता है उसका कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि भाई संसाधन मेरे रास्ते की रुकावट बन जाएंगे तो कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने जो दृश्य, हाँ देखो परिस्थितियां कठिन हो सकती है, मतलब आपका जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आ सकते हैं कि जिसमें आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर मन में सोच रखा है तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि आपने जो दिमाग में अपनी थॉट प्रोसेस बनाई है ना कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ तो आप कर लोगे, लेकिन आपने ये सोचा नहीं यार मेरे को तो ये काम करना है मैं ये करूंगा, तो फिर साथियों आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं क्या आपको इस दुनिया में कोई से भी टीचर है ना, देखो टीचर का क्या काम है कि वो आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता है, आपको हर एक चीज एक एक शब्द के बारे में बता सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो हमारी पूर्व के मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, हमने सबसे पहले निर्माण की बात करी। तो निर्माण कैसे हुआ कि भाई जो नदियां है ना, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं छोटे छोटे कण, उसके जमाव से क्या हुआ है कि भाई पूर्व के मैदानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद में हमने काल की बात करी कि भाई कौन से काल में हुआ, तो प्लास्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ। ये किसका भाग है, तो हमने भाग की बात करी, तो किसका भाग है, ये 33 सागर का भाव है, मतलब भाग है। फिर हमने बात करी कि भाई ये कहाँ स्थित है, कि भाई ये दोआब क्षेत्र में स्थित है। केवल दोआब क्या होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र में स्थित है। फिर हमने बात करी कि भाई कौन से दोआब में है, तो हमने बात करी कि भाई गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान के पूर्व के मैदान। फिर हमने बात करी कि भाई राजस्थान के पूर्व के मैदान है वो किसका विस्तार है, तो राजस्थान का क्या भारत का एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, जिसे हम क्या कहते हैं उत्तर के विशाल मैदान, उसका ही क्या है ये भाग है। वही अगर हमने बात करी थी कल की परसों की क्लास में कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है हमारा वो किसका भाग है, भाग है अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना उससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उसको भी हमने पूरा भारत का मैप बनाकर समझा था। इसके बाद में हमने राजस्थान के जो पूर्व के मैदान है उसके वर्गीकरण की बात करी थी कि भाई इसको कितने भागों में बांटा है, तो हमने बात करी कि इसको दो भागों में बांटा है। कौन से दो भाग, एक तो भौतिक दृष्टि से और एक अध्ययन की दृष्टि से। फिर हमने बात करी कि भाई भौतिक दृष्टि में इसको कितने भागों में बांटा है, ये चार भागों में बांटा है। वो चार भाग कौन से तो एक भाबर हो गया, एक तराई हो गया, एक बांगर हो गया और एक खादर हो गया। फिर हमने बात करी कि भाई भाबर क्या है, कि जब नदियां पहाड़ों से नीचे ढलान में उतरती है तो बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं जिसमें नदियां क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है। क्योंकि जब बड़े बड़े चट्टानों के जो पहाड़ है मतलब वहां पर पत्थर पड़े हैं, उसके अंदर से जब नदी निकलेगी तो वो ऊपर नहीं आती, मतलब फिर वो दिखाई नहीं देती है। तो फिर क्या जहां पर पत्थर पड़े हैं वहां पर हम कृषि कर सकते हैं क्या, नहीं। जहां पर पत्थर है वहां पर कृषि कैसे हो सकती है, तो इसलिए कृषि के लिए क्या है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, मतलब इसका उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद में नदी कहाँ प्रवेश करती है कि भाई तराई रीजन में नदी प्रवेश करती है। तराई रीजन कैसा है कि दलदली क्षेत्र है, क्या है दलदली क्षेत्र, और जहां दलदली है वहां पर वनस्पति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और यहाँ पर किसकी कृषि होती है कि भाई गन्ना और कपास की कृषि सर्वाधिक होती है। तो अब देखो यहाँ पर क्या पाया जाता है कि भाई पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं क्या, कि भाई जमीन में बहुत ज्यादा गहरे कुएं करके, जो गहरे हम मतलब आसानी से समझो कोई कुआ है उसकी जो डेप्थ है ना, जो गहराई वो बहुत ज्यादा कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पाताल तोड़ कुआ बोलते हैं। इसके बाद में हमने बात करी थी बांगर के बारे में। यह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कि यह राजस्थान में पाया जाता है। बांगर क्या है कि भाई बांगर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है ना उसका क्षेत्र, ये नदियों के जो तल है ना उससे ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि भाई बाढ़ का प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब बाढ़ आती ही नहीं है। इसलिए आपने कभी सुना है राजस्थान में बाढ़ आई है, नहीं आती ना राजस्थान बाढ़। इसके बाद में हमने इसी में बात करी थी कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि सर्वाधिक सिंचाई से, भाई यहाँ पर ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के कारण यहाँ पर क्या आ जाती है, सफेद नमक की एक चादर आ जाती है मिट्टी के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रे कलर, ये इस नाम से इन मृदाओं को जाना जाता है। इसके बाद में हमने बांगर की बात करी थी कि बांगर क्या है कि भाई यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये नदी तल के क्या होता है,
बिल्कुल समानांतर होता है। इस वजह से यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव क्या होता है, सर्वाधिक बाढ़ का प्रभाव होता है। ये हमने कल की क्लास में बात करी थी साथियों। अब मुझे बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया, जो मैंने बोला वो आपको याद हुआ ना, तो आपको बस याद करना है। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बांगर खादर तराई, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो जिसमें इनमें से क्वेश्चन नहीं आया हो, तो मैं बता दूंगा आपको कल पेपर लाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राजस्थान के पूर्व के मैदान है उसके अध्ययन की दृष्टि से, कि भाई अध्ययन की दृष्टि से इसको कितने भागों में बांटा है। तो अब लिखना स्टार्ट करो, फिर हम एक एक चीज को समझते हैं। देखो साथियों, जब तक आप एक एक चीज को समझोगे नहीं ना और लिखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप क्लास को शुरू करते हो तो पूरी क्लास को देखो, और अगर आपने अभी से शुरू करी है तो शुरू से सारी क्लास देखो, और सारी क्लास को क्या बनाओ, नोट्स बनाओ और अच्छे से लिखो। अगर आप नोट्स बनाते हो, और मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप हमारा जो प्रयास है वो सब लोगों तक शेयर करते हो, तो मैंने आपको कल की क्लास में एक नंबर दिया था कि वहां पर स्क्रीनशॉट भेजना, बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी भेजो, ताकि आप भी भेजोगे तो आपका भी प्रयास रिकॉग्नाइज किया जाए और दीपावली के अवसर पर आपको कोई अच्छा सा हमारी ओर से गिफ्ट मिले। हम यही चाहते हैं ना हम तो। ठीक है, अब देखो अध्ययन की दृष्टि से हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के पूर्व के मैदान पढ़ रहे थे। देखो अध्ययन, अध्ययन या बनावट या रचना, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। देखो पहला कौन सा है, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरा है बाणगंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन। तीसरा है माही बेसिन, और चौथा है बनास बेसिन, बनास बेसिन। ये इसके कितने हैं, 4 भाग है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, बनास क्या चंबल बेसिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चंबल बेसिन, एक बार ये ऊपर वाला लिख लिया होगा। फिर हम चंबल बेसिन को समझते हैं। देखो अगर हम बात करें कि भाई चंबल बेसिन है, उसका उद्गम कहां से होता है, तो उसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। कहां से होता है, जनापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। अब कैसे याद करना है कि चंबल की नदी को देखकर एक जगह पर बैठकर दो लाला और लाली क्या खा रहे थे, वड़ा पाव खा रहे थे। क्या खा रहे थे, वड़ा पाव खा रहे थे। वड़ा पाव से क्या याद रखना आपको, जना पाव। क्या रखना है, जना पाव। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, जना पाव की पहाड़ी से। तो याद करो, चंबल बड़ा पाव, चंबल बड़ा पाव। तो चंबल से जना पाव की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, चंबल नदी का होता है। वही अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है, तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। कहां से होता है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। वही हम बात करें कि भाई राजस्थान से ये बाहर कहां से निकलती है तो ये राजस्थान से बाहर निकलती है धौलपुर से। कहां से निकलती है, धौलपुर से। वही अगर हम बात करें कि भाई चौरासीगढ़ से लेकर जो धौलपुर तक है, चंबल नदी क्या क्या बनाती है, तो हमें ध्यान रखना है क्या बनाती है, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्र का करती है। नवीन जलोढ़ मृदा का क्या करती है, जमाव करती है। उसके बाद में क्या करती है, ये अवनाली का अपर्दन करती है। क्या करती है, अवनाली का अपर्दन करती है। कौन से क्षेत्र से होकर ये नदी निकलती है, देखो बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। कहां से, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। अगर हम बात करें कि भाई जो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बीहड़ का राजस्थान में विस्तार कौन से जिले में है, तो सवाई माधोपुर में है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, तो अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ की बात करें तो वो कहां पर है, धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में। यही अगर हम बात करें कि भाई डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को। किसको कहते हैं, करौली को। वही अगर हम बात करें कि भाई डांग क्षेत्र क्या है, जो बीहड़ भूमि है ना, उसी को क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। वो डांग क्षेत्र में क्या पाया जाता है, डाकू पाए जाते हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। उसके बाद में कि भाई जो राज्य सरकार है और जो सरकारों द्वारा यहाँ पर क्या चलाए जाते हैं, विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि डाकुओं को सुधारा जा सके और उनको आमजन मतलब एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। तो कौन से वहां पर कार्यक्रम चलाए गए, तो एक तो बीहड़ विकास कार्यक्रम चलाया गया, टंडरा विकास कार्यक्रम चलाया गया,
डांग विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो कितने कार्यक्रम चलवाए यहाँ पर? 3 कार्यक्रम चलवाए। तो अब हम समझते हैं कि एक चीज को और लिखते हैं साथियों। लिखो, अब देखो ये लिख लिया आपने चारों के चारों। अब देखो सबसे पहले हम चंबल बेसिन की बात करते हैं। आ रही है एक एक चीजें समझ में? अगर देखो आपको चीजें समझ में आती है ना साथियों, तो कमेंट जरूर करा करो और वीडियो को लाइक करो। और जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और पहले के जितने भी वीडियो है वो आप जरूर देखो साथियों। मैं आपको एक एक चीज, मैं दावा आपसे विश्वास और आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। कल के क्लास में हम राजस्थान की जलवायु स्टार्ट कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे? राजस्थान की जलवायु। अब आप सोचोगे सर हमारा इतना टाइम कैसे लग रहा है, या आप इतनी बड़ी बड़ी क्लासें लेते हो फिर भी हमारा कोर्स इतना सा होता है। साथियों इस जो हमारा जो कंपटीशन का क्षेत्र है ना, यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी है। आपको जो किताब पढ़नी है, जो नोट्स पढ़ने हैं, वो मिल जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको क्या फ्री में बहुत सारे लोग आपको पूरा आईएएस का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या? ये आप मान के चलो। अगर आप सच में ईमानदार हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। और आज आपको कमेंट करना है। आप मेरे को मानते हो ना कि हाँ सर हमारे लिए अच्छा कर रहा था, आज आपको कमेंट करना है। मेरे रेगुलर जो भी मेरे सुनने वाले जो अच्छे बच्चे हैं, तो उनको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि हाँ सर कि आपने जो बताया, हमने वीडियो को भी लाइक करते हैं और आपके जो आप जितने भी नोट्स बनाते हो वो हम डेली प्रिपेयर करते हैं सर। आपको बस 1 सेकंड का टाइम लगता है। क्या आप, मैं आपके लिए 1 घंटे क्लास ले रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं निकाल सकते? क्या आप मेरे लिए मेरे वीडियो शेयर नहीं कर सकते लोगों तक? कर सकते हो ना? तो इतना तो करो बस, और कुछ नहीं। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन देखो इसका उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है इसका जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। वही अगर हम बात करेंगे भाई राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, देखो राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश होता है इसका चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। कहां से होता है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और राजस्थान से बाहर कहां से निकलती है? ये धौलपुर से। कहां से निकलती है? बाहर, देखो बाहर, बाहर कहां से निकलती है? धौलपुर से, धौलपुर से। अब देखो ये चौरासीगढ़ से धौलपुर तक क्या क्या निर्माण करती है? देखो चौरासीगढ़ से धौलपुर तक किन किन चीजों का निर्माण करती है? देखो एक तो नवीन जलोढ़ मृदा का, नवीन जलोढ़ मृदा का, बीहड़ का निर्माण, बीहड़ का निर्माण किसका निर्माण करती है? बीहड़ का। और देखो अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन कौन से जिले हैं? देखो बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, धौलपुर और करौली। अब देखो आप सोचोगे सर ये अवनाली का अपर्दन कैसे है? देखो जैसे कि चंबल नदी ये निकल रही है, तो जब चंबल नदी निकलती है ना, तो ये क्या है कि पास में बहुत सारी ऐसे ऐसे नालियां बनाती चलती है। नालियां मतलब भूमि के भूमि को क्या करती है? काटती रहती है। मतलब ये भूमि है तो इसके बीच में ऐसी ऐसी गहरी गहरी नालियां बन जाती है, जहां पर क्या छिप जाते हैं? डाकू छिप जाते हैं, या वहां पर दिखाई नहीं देता है कि भाई यहाँ पर
कोई गहरी ऐसे जगह बन जाती है बीच में गैप, तो वो आपको देखना है कि किसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, कि भाई नदी का जो पानी है वो भूमि को क्या कर देता है, काट देता है। क्या कर देता है, काट देता है। तो जो बीच में जो क्षेत्र बचता है ना, खाली खाली क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं हम, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और बीएड कैसे, जैसे बड़ी बड़ी ऐसे चंबल ऐसे गार्ड बना देती है, ऐसे जो पता ही नहीं चलता है कि भाई बीएड क्या है इसके अंदर, मतलब वहां पर डाकू क्या करते हैं, छुप जाते हैं। तो सर्वाधिक बीएड का विस्तार कहां पर है, क्षेत्रफल के आधार पे, तो वह है सवाई माधोपुर में। और बिना क्षेत्रफल के मतलब सर्वाधिक बीएड कहाँ है, तो वह है धौलपुर में। कहाँ है, धौलपुर में। और डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं, करौली को। एक बार ये लिख लो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसमें। लिखो जल्दी। लिख लिया, लिखो जल्दी, अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी से लिखो। लिख लिया। देखो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन का उद्गम कहां से होता है, जानापाव की पहाड़ी से। कहां से होता है, जानापाव की पहाड़ी से। या राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। कहां से, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। यह राजस्थान से बाहर कहां से निकलती है, धौलपुर से राजस्थान से बाहर निकलती है। चौरासीगढ़ से धौलपुर तक क्या क्या निर्माण करती है, देखो नवीन जलोढ़ मृदा का करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, अवनाली का अपर्दन करती है। कौन से जिलों से बहती है ये, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली से। लिख लिया। अब देखो आगे बात करते हैं हम, लिख लिया होगा अब तो। देखो देखो राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार, बीहड़ का विस्तार विस्तार कहाँ है, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ये किस आधार पर है सर्वाधिक, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। तो कोष्टक में क्या लिखना है, क्षेत्रफल। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में। अगर हम बात करें कि भाई डांग की रानी किसे कहते हैं, देखो डांग की रानी, डांग की रानी कहते हैं हम करौली को। किसको कहते हैं, करौली को। देखो डांग क्षेत्र किसे कहते हैं हम, डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र कहते हैं हम बीहड़ भूमि को। किसको कहते हैं, बीहड़ भूमि को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली। डाकुओं की
शरण स्थली। लिखो जल्दी से, डाकुओं की शरण स्थली। देखो चंबल बेसिन, ये राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार है सवाई माधोपुर में। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। और डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। किसको कहते हैं? करौली को। डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? कि भाई बीहड़ भूमि को क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। और इसी को क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली। साथियों आप क्लास देखो ना तो एटलीस्ट 1.5 गुना की स्पीड से तो देखा ही करो, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा के देखोगे ना तो आपको एक तो आपका टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी आपकी क्लास खत्म होगी। क्योंकि यहाँ पर मेरे को लिखने में भी टाइम लगता है बोर्ड पे, मैं आपको सारी चीजें लिख के भी बताता हूँ। मैं बोल के तो लिखवा नहीं रहा हूँ आपको कि भाई लिखो, तो ऐसा तो है नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ तो आप थोड़ी क्लास की स्पीड बढ़ा दिया करो, ताकि अगर क्लास की स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको क्या है कि पढ़ने में मजा आएगा। फिर आपको जब पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसलिए क्या करना है? स्पीड बढ़ा के देखना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो ताकि आपको क्लास देखने में क्या आएगा? मजा आएगा। लिखो इसको जल्दी से। याद हो रहा है? भाई इसमें क्या कमी है बताओ आप मेरे को कि सर ये कमी है। भाई पूरी की पूरी चीजें मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। अध्ययन की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं किसके? जो पूर्व के मैदान है उसके वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। जो पहला भाग की हमने बात कर ली थी भौतिक दृष्टि से, अब दूसरा अध्ययन की दृष्टि से कर रहे हैं। उसमें हम पहले किसको पढ़ रहे हैं? चंबल बेसिन को। तो अब देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे। और अभी चंबल बेसिन खत्म नहीं है, लिख लो आप, इसके बाद में और देखते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया होगा। याद करो जल्दी से। देखो मेरे साथ में वापस बोलो कि राजस्थान में सर्वाधिक बीएड का विस्तार कहां पर है? कि सवाई माधोपुर में है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। राजस्थान में सर्वाधिक बीएड कहाँ है? सर्वाधिक बीएड कहाँ है? धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। मतलब देखो, एक तो है कि भाई ये बड़ा एरिया है, इस एरिया में सर्वाधिक क्या है कि भाई बीएड है, ठीक है। और एक है कि भाई इसमें जगह जगह बीएड है, मतलब कोई एक बीएड यहाँ यहाँ अलग अलग बने हुए, लेकिन एक छोटा एरिया है और इसमें सर्वाधिक मतलब ज्यादा बीएड है। तो अब ध्यान दो, अगर ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और अगर सर्वाधिक बीएड की बात करें कि भाई कम जगह में ज्यादा बीएड कहाँ है, तो वो कहां पर है? धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में है। डांग की रानी किसे कहते हैं? कि भाई डांग की रानी कहते हैं करौली को। किसको कहते हैं? कौन सी रोली? करौली। देखो डांग क्षेत्र क्या है? कि बीड़ भूमि को ही डांग क्षेत्र कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। अब हम डांग क्षेत्र या देशु क्षेत्र के बारे में बात करें। डाकुओं क्या कहते हैं? देशु क्षेत्र कहते हैं। अब देखो सारी चीजों के नोट्स बनाते हुए चलना है साथियों। एक भी चीज आपको क्या नहीं रखनी? बाहर नहीं रखनी है। भाई अगर आप थोड़ी क्लास की स्पीड बढ़ाओगे ना तो आपको पढ़ने में क्या आएगा? मजा आएगा। तो इसलिए क्लास की स्पीड बढ़ाकर देखा करो थोड़ा। देखो डांग क्षेत्र या देशु क्षेत्र। डांग क्षेत्र या इसी को क्या बोलते हैं हम? देशु क्षेत्र। ये किसको कहते हैं? देखो चंबल नदी द्वारा द्वारा निर्मित बीहड़ भूमि भूमि जहां डाकुओं की शरण स्थली है। जहां क्या है? डाकुओं
की शरण स्थली है, डाकुओं की शरण स्थली स्थली है। उसे क्या कहते हैं हम? डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग क्षेत्र कहते हैं। अब देखो कि भाई जो सरकार है ना, सरकार द्वारा चलाए गए सुधार कार्यक्रम कहां पर? डांग क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए गए सुधार कार्यक्रम। सरकार द्वारा कौन से सुधार कार्यक्रम चलाए गए? देखो, बीहड़ सुधार कार्यक्रम, बीहड़ सुधार या विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। दूसरा कुंद्रा विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। तीसरा डांग सुधार कार्यक्रम, डांग सुधार कार्यक्रम। लिखो इनको जल्दी से। देखो, डांग क्षेत्र या इसको क्या कहते हैं हम? देशु क्षेत्र। यह चंबल नदी द्वारा निर्मित बीड़ भूमि जहां क्या है? डाकुओं की शरण स्थली है, उसे क्या कहते हैं हम? डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। अगर देखो सरकार द्वारा यहाँ पर डाकुओं को सुधारने के लिए क्या कौन से कार्यक्रम चलाए गए? देखो, बीहड़ सुधार विकास कार्यक्रम या कुंद्रा विकास कार्यक्रम या डांग सुधार कार्यक्रम। अभी हम एक एक कार्यक्रम को भी पढ़ते हैं। आप लिखो पहले इनको जल्दी से। जब मैं टाइम देता हूं ना साथियों, तो आप इनको लिखा करो। आप जो देखो, जब हमारी क्लास लाइव चलती है ना भाई, अब भी जैसे क्लास लाइव चल रही है, तो लाइव के अंदर तो आपको क्या करना है कि भाई लिखना है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जो रिकॉर्डेड देखते हैं कि भाई जो क्लास रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद में रिकॉर्डेड देखने वाले क्या करें, इसको 1.5 की स्पीड से जरूर देखें, ताकि क्या है कि आपको पढ़ने में मजा आए। मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा तभी तो आपको मजा आएगा ना। तो राजस्थान ज्योग्राफी में आप जितने सारी चीजें याद करते जाओगे, उतना आपको फायदा होता जाएगा साथियों। देखो, कई बार हम किसी बड़े नाम के पीछे भागते हैं कि हम उससे पढ़ेंगे या उससे किसी एक नाम के पीछे, कि नहीं वो। साथियों देखो, बात वो है कि खुदा पार निकली चुईया। तो जीवन में आपने उस देखो, आपने एक एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपने जो भारत के परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनका कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट आया था, तो वो पॉडकास्ट आपने देखा होगा। उस समय उन्होंने एक बात बताई थी, बहुत ही अच्छी बात। उन्होंने बताई थी कि मैं जिन लोगों को बहुत बड़ा मानता था अपनी नजर में, लेकिन मैं जब उनसे मिला, जब मैंने उनसे बात करी, तो वो उन लोगों के बारे में मुझे पता चला कि ये लोग उतने भी बड़े नहीं है जितना मैं उनको मानता था। लेकिन मैं जिन लोगों को ऐसे ही समझता था कि नहीं ये कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे। मतलब इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि अगर आप मेरे से पढ़ते हो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखो सारी चीजें करवा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। फिर भी देखो साथियों, आपको नहीं समझ में आना है तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऑफलाइन में, अगर आपको सारी चीजें आपको मैं आप हमारी क्लास को डाउनलोड करके देख सकते हो, कैसे भी आपको देखना है आप देख सकते हो। आप ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैंने मेरे जीवन में एक सच में मैं जिस चीज से प्रताड़ित हुआ कि मैं अगर कहीं भी कोचिंग में पढ़ने जाता, कहीं भी बड़ी कोचिंग में, मैं आपका अल्टीमेटम मैं उद्देश्य बताता हूँ। आप लोग ये सोचते हो कि सर आपको कुछ करना होगा या आप किसी चीज, नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए साथियों। मैं अच्छा हूँ मेरे जीवन में। मैं ये बता रहा था कि आपको, मैं जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाता था, तो मैं बहुत लोगों को ऐसे देखता जो फीस नहीं भर पाते। तो बहुत सारे लोग मतलब इस डिप्रेशन में होते हैं कि नहीं यार, मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कहाँ से फीस दूंगा। फिर मैं वहां पर जब पढ़ा, मैं जब पढ़ के मैंने अनुभव लिया, मैं क्यों, ये बस वही सारी चीजें हैं जो हम खुद जानते हैं, या हम किसी और किसी माध्यम से जानते हैं। फिर ये लोग इतने पैसे क्यों लूट रहे हैं? क्या जब इंसान बेरोजगार होता है ना, कोई व्यक्ति बेरोजगार है या अपन कोई भी बेरोजगार है, तो उस बेरोजगारी के टाइम पे हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। आपको कुछ भी कह सकता है कि आप हमारा ये कोर्स ले लो, ये बन जाओगा आप, बस ये 3 महीना का क्रैश कोर्स या ये क्रैश कोर्स। ऐसे करके लोग अपनी क्या चलाते हैं साथियों? दुकान चलाते हैं। मेरे को कोई दुकान चलानी नहीं,
भाई मैं कोई दुकान चला रहा हूँ, मैंने आपसे क्या मांगा है? कुछ भी नहीं मांगा ना, कोई ना धन मांगा है ना कुछ ही नहीं। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे इन फ्यूचर हमारी रेगुलर जो क्लास होगी वो आपको क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी। अगर आप रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं अच्छे, बहुत कम लोग पढ़ने वाले होते हैं। भाई आप सोचो कि जो कोई कॉमेडी वीडियो कोई डालता है या कोई मनोरंजन की कोई वीडियो, लोग उसको लाखों की संख्या में देखते हैं, करोड़ों की संख्या में देखते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज पढ़ाता है जो आदमी का जीवन बदल सकती है, उसको बहुत कम लोग देखते हैं साथियों। क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने जीवन में क्या देती है, फायदा देती है, और अच्छी चीजें हर किसी को हजम नहीं होती है। भाई आपको पता है ना कि भाई जो कड़वी चीजें हैं, कि भाई नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता खाने से हमारे बहुत सारे पेट की बीमारियां दूर होती है, लेकिन हम नीम का पत्ता खाते हैं क्या? हमारी बहुत सारी बीमारियां कौन करती है? कि भाई हम मिठाइयाँ खाते हैं, मीठी चीजें, वो हमारे को क्या करती है, डायबिटीज करती है, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम करती है, लेकिन फिर भी हम क्या खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं। तो यह आदमी का नेचर है कि वो किस चीज को देख रहा है। तो ये चीजें आपको खुद को समझनी है कि भाई आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो आपको अपना अल्टीमेटम रास्ता क्या चुनना है। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बताता हूँ कि भाई आप, अगर मेरी वजह से अगर 5 लोग भी परिवर्तित हुए ना अपने जीवन को लेकर, कि नहीं मैं सर के विचारों से सहमति रखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि भाई मैंने कम से कम 5 लोगों को अपने जीवन में चेंज करा है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अगर मेरी लाइफ में 5 हो गए ना, तो 5 लोग और 5-5 को करेंगे तो कितने हो गए, देख लो 25 हो गए। फिर वो 25 और 5-5 को करेंगे तो कितने होंगे? तो मेरा उद्देश्य क्या है, मात्र 5 लोग ऐसे जो कि मेरे रेगुलर एक तो वीडियो को कमेंट करें। आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करके, आज जो मेरे रेगुलर है ना, वो मेरे को कमेंट बॉक्स कर, मैं रोज कमेंट करें। 1 सेकंड लगता है कि हाँ सर हम हैं और मैंने क्लास देखी, मेरे को अच्छा लगा, ताकि मुझे लगेगा हाँ भाई मैंने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करा है। ठीक है साथियों, लिख लिया? अब देखो कि कौन से यहाँ पर कार्यक्रम चलाए गए, विकास कार्यक्रम, लिख लिया ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, डांग सुधार कार्यक्रम की। ठीक है, एक सेकंड पहले मैं पानी, एक घूंट पानी की ले लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डांग विकास कार्यक्रम की, कि कितने जिलों में चलाया जा रहा है या कितने संभागों में चलाया जा रहा है, कब चलाया है इसको। देखो, सबसे पहले डांग सुधार कार्यक्रम, डांग सुधार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो, शुरुआत 1994 95 में, 1994 95 में, ठीक है। और इसको वापस बंद कब करा? देखो, इसको बंद कर दिया था 2000 में। कब करा था? सन 2000 में। इसका वापस घोषणा कब करी इसकी, मतलब कौन से बजट में इसकी घोषणा करी? बजट में देखो, 2004-05 में इसकी वापस घोषणा करी। वापस इसकी पुनः शुरुआत कब करी? देखो, पुनः शुरुआत, इसकी पुनः शुरुआत करी थी 2005-06 में। कब करी थी? 2005-06 में करी। अब देखो कि भाई इसमें कितने संभाग है? देखो, 2 संभाग है यहाँ पे। संभाग, एक तो भरतपुर और एक हाड़ौती। हाड़ौती संभाग, भरतपुर के कितने जिले इसमें? 4। और हाड़ौती के कितने जिले? 4। लिखो, बस ये एक ही पढ़ना है हमें, इसके बारे में जानकारी रखनी है, बाकी तो आपको सिर्फ नाम याद रखने। लिखो इसको जल्दी से। फिर हम बात करते हैं किसके, इसके बाद हम बात करते हैं बनास बेसिन की। किसकी करेंगे? बनास बेसिन की। लिखो जल्दी से इसको।
लिख लिया। ये साथियों इसकी डेट चेंज कर लेना एक बार, ये 95 96 है ना, 95 96। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, बनास बेसिन की। देखो कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। देखो बनास बेसिन, देखो इसका उद्गम कहां से होता है। उद्गम होता है इसका खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से। कहां से, खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। कहां से होता है, खमनोर पहाड़ी राजसमंद। इसका मिलन कहां होता है, चंबल नदी से। देखो इसका मिलन, मिलन होता है इसका चंबल नदी में, चंबल नदी सवाई माधोपुर में। कहा होता है, सवाई माधोपुर में होता है। अगर हम बात करें कि भाई बनास नदी को वापस हम कितने भागों में बांटते हैं, बनास नदी को दो भाग में। देखो बनास बेसिन को बेसिन को दो भागों में बांटते हैं। देखो दो भागों में बांटते हैं। एक तो देखो मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ के मैदान में, मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान कहां पर है कि भाई बनास नदी के दक्षिण में, बनास नदी के दक्षिण में। जिले कौन से आगे देखो इसमें, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़। चित्तौड़। दूसरा देखो, दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा मालपुरा करौली का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है, ये बनास नदी के उत्तर में। कहा, बनास नदी के उत्तर में। यहाँ पर कौन से जिले हैं, देखो अजमेर, टोंक और करौली। कौन से पाए जाते हैं, अजमेर, टोंक और करौली। ये हो गया अपने बनास बेसिन। अब देखो यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, मृदा लिखो, यहाँ पे नीचे लिख लेना आप मृदा, भूरी, कच्छोरी, इसको क्या कहते हैं, काछोर। ये कौन सी पाई जाती है मृदा, यहाँ पर भूरी कछोर मृदा पाई जाती है। देखो बनास बेसिन का उद्गम कहां से होता है, खमनोर पहाड़ी राजसमंद में। मिलन कहाँ होता है इसका, भाई चंबल नदी सवाई माधोपुर में। इसको कितने भागों में बांटा है हमने, दो भागों में। एक तो मेवाड़ का मैदान, ये बनास नदी के क्या है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर कौन से, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़। दूसरा मालपुरा करौली का मैदान, ये क्या है, बनास नदी के उत्तर में। और कौन सा जिला है, अजमेर, टोंक और करौली। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा मैप बनाकर बनास नदी इसको समझा देता हूँ। देखो ये अपन नदियां है ना, जब राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ेंगे ना, तब हम पूरी नदियां पढ़ेंगे। ये अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पूर्व के मैदान पढ़ रहे हैं कि भाई अध्ययन की दृष्टि से। तो इसमें जो नदियां चलती है ना पूर्व के मैदान में, जिसकी वजह से इसका निर्माण हो रहा है, हमने बात करी थी कैसे हुआ कि भाई दो नदियों के बीच के भाग में किसका निर्माण हो रखा है, पूर्व के मैदान का। लिखो जल्दी।
आज की क्लास में हमें पूर्वी मैदानी भाग क्या करना है, समाप्त करना है। आया समझ में? आज हमारे पूर्व के मैदान क्या होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए, ताकि हम कल क्या कर सकें कि भाई कल की क्लास में हमारा नया टॉपिक शुरू हो सके। कौन सा? राजस्थान की जलवायु। देखो बनास बेसिन का उद्गम कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ कि भाई खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से हुआ। मिलन कहाँ हुआ, चंबल नदी सवाई माधोपुर में। इसको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, एक तो मेवाड़ के मैदान में और एक मालपुरा करौली के मैदान में। देखो बनास नदी के दक्षिण में कौन सा मैदान है, मेवाड़ का मैदान है। कौन से जिले है, भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़। मालपुरा करौली के मैदान में देखो मैदान कहाँ पर है कि बनास नदी के उत्तर में, और ये अजमेर के टोंक और करौली में है। देखो आया समझ में? देखो ये निकली बनास नदी डेव डेव करती हुई। ये क्या निकल गई, बनास नदी कहाँ से निकली है, खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकली, खमनोर की पहाड़ियों से। अब देखो जो इसके उत्तर में जो मैदान है ना, जो उत्तर में बनास नदी के, वो कौन सा है, मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, मैदान। और जो दक्षिण में है ना, नीचे की तरफ जो दक्षिण में है, वो कौन सा है, मेवाड़ का मैदान। कौन सा है, मेवाड़ का मैदान। और यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है। लिख लिया, ये मैं बना लो, बना लिया, भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं हम माई बेसिन की। देखो माही बेसिन, माही बेसिन उद्गम कहां से होता है इसका, उद्गम उद्गम होता है इसका महेंद्र झील, महेंद्र झील एमपी से। कहां से होता है, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। अब देखो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है ये, राजस्थान में प्रवेश, देखो राजस्थान में प्रवेश करती है ये खादू ग्राम, खादू ग्राम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। कौन से मैदान बनाती है ये, देखो मैदान, देखो 56 का मैदान, 56 का मैदान पहला। दूसरा भाटी का मैदान, मैदान। तीसरा पुष्प का मैदान, मैदान। चौथा प्रतापगढ़ में काठल का मैदान, प्रतापगढ़ में काठल का मैदान। जिले कौन से हैं, देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। वृक्ष कौन सा है यहाँ पर, वृक्ष है महुआ का। कौन सा है, महुआ का। ठीक है, लिख लो जल्दी से। माही बेसिन उद्गम कहां से होता है, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, खादूग्राम बांसवाड़ा से। मैदान कौन से, 56 का मैदान, भाटी का मैदान, पुष्प का मैदान, प्रतापगढ़ में काठल का मैदान। जिले कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। वृक्ष कौन सा, महुआ का। लिखो जल्दी से इसको, जल्दी लिखो।
ठीक है, एक और लिख लो इसमें मैदान, बाकी रह गया वागड़ का। वागड़ का मैदान। और अगर हम बात करें यहाँ पर मृदा की, तो देखो मृदा कौन सी है यहाँ पर, लाल लोमी। लाल लोमी, लाल लोमी मृदा, लिखो जल्दी से, लिख लिया। देखो माही बेसिन, इसका उद्गम कहां से होता है, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। राजस्थान प्रवेश कहां से करती है, खाटूग्राम बांसवाड़ा से। मैदान कौन से बनाती है, देखो छप्पन का मैदान, भाटी का मैदान, पुष्प का मैदान, प्रतापगढ़ में काठल का मैदान और वागड़ का मैदान। जिले कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। वृक्ष कौन सा है, महुआ का वृक्ष। मृदा कौन सी है, लाल लोमी मृदा। ठीक है, हो गया यार। अब देखो, अब हम बात करते हैं बाणगंगा बेसिन की। देखो बाणगंगा बेसिन, उद्गम देखो इसका, उद्गम बिज्जक पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, बैराट, बैराट जयपुर। कहां से, बिज्जक पहाड़ी, बैराट जयपुर में। देखो मैदान कौन सा बनाती है, मैदान रोही का मैदान, रोही का मैदान। और जिले कौन से हैं, जयपुर, दौसा और एक भरतपुर को ले लो, भरतपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। अब देखो और बात करें हम, तो नोट डार्ट लिख के लिख लो। एक भीलवाड़ा की जहाजपुर, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से टोंक तक खेराड़ या माल खेराड़, माल खेराड़ का मैदान स्थित है। क्या है, मैदान स्थित है। लिखो जल्दी से, बाणगंगा बेसिन, इसका उद्गम कहां से होता है, बिज्जक की पहाड़ी, बैराट, जयपुर से। मैदान कहाँ है, कौन सा है यहाँ पर, रुई का मैदान। जिले कौन सा है, जयपुर, दौसा, भरतपुर है। अब देखो नोट में, भीलवाड़ा की जो जहाजपुर तहसील है वहां तक, वहां से टोंक तक क्या है, खेराड़ या माल खेराड़ का मैदान स्थित है। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया, लिखो जल्दी। देखो बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, बिज्जक की पहाड़ी, बैराट, जयपुर से। मैदान कौन सा बनाती है, रुई का मैदान। जिले कौन से, जयपुर, दौसा, भरतपुर। देखो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से टोंक के मध्य कौन सा मैदान स्थित है, खेराड़ या माल खेराड़ का मैदान स्थित है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है, पूर्व के मैदान में। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, वर्षा कितना सेंटीमीटर होती है, देखो वनस्पति कौन सी पाई जाती है, जलवायु कौन सी पाई जाती है, जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है राजस्थान के यहाँ पर, क्षेत्रफल कितना है इसका, खनिज कौन सा पाया जाता है यहाँ पर, खनिज, जनसंख्या, खनिज, क्षेत्रफल
जलवायु, वनस्पति, और क्या बाकी रह गया? ठीक है, वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? मानसूनी पतझड़ वन। क्या पाए जाते हैं? मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब देखो जलवायु कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? आर्द्र, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है यहाँ पर? 39% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? यहाँ पर 23% क्षेत्रफल रखता है। खनिज कौन सा है यहाँ पर? धात्विक खनिज है। कौन सा है? धात्विक खनिज है। वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है यहाँ से? यहाँ पर पूर्व के मैदान में देखो वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर तक। कहां तक होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर तक, ऐसे लिख लो। देखो वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। जलवायु कौन सी पाई जाती है? आर्द्र पाई जाती है। जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है राजस्थान की? 39% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से? 23% क्षेत्रफल है। खनिज कितना है? खनिज कौन सा पाया जाता है? धात्विक खनिज पाया जाता है। वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है। ये हमारा क्या हो गया? समाप्त। ये हो गया हमारे भौतिक प्रदेश समाप्त। प्रदेश समाप्त। अब आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश में से किसी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आप पूछ लेना और पूरे अपने नोट्स एक बार पढ़ना, अच्छे से देखना कि क्या किसी ने इतने आपके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई है, पूरे के पूरे भौतिक प्रदेश आपने पढ़ लिए हैं, तो कमेंट जरूर करके बताना मेरे को कि हाँ सर मैंने पढ़ लिए हैं। और आप अगर नए जुड़े हो तो क्या करो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। क्या करो? सब्सक्राइब करो। और अगर देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। कल की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी? राजस्थान की जलवायु की। किसकी शुरुआत करने वाले हैं? राजस्थान की जलवायु को। बड़े अच्छे से राजस्थान की जलवायु को हम समझेंगे और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे किसकी? राजस्थान के अफवाह तंत्र के। किसकी करेंगे? अफवाह तंत्र की शुरुआत कर देंगे फटाफट। अब अपना देखो कोर्स को हम जल्दी जल्दी अब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि साथियों की बहुत जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये आपने लिख लिया होगा, अब तो देख लिया। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? मानसूनी पतझड़ वन। जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? 39% क्षेत्रफल, 23% खनिज, धातु खनिज। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। और इसी के साथ में हमारा भौतिक प्रदेश क्या होता है? समाप्त होता है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अच्छे से इतने भौतिक प्रदेश को समझा है। और आपको अगर कोई चीज भौतिक प्रदेश में समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर पूछ लेना साथियों, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा साथियों। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।